गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th का सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में हम क्या देखेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर मतलब पीएच स्केल। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में बता देती हूँ। तो क्या होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। इट shows different colors at different concentration of H+ ions in the solution। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर हमें इंडिकेट करता है, हमारे पास जो भी मटेरियल वो एसिड है या बेस है, तो यूनिवर्सल मतलब सब में चलेगा। बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिलाकर बनाया जाता है। ये अलग अलग कलर शो करेगा अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस में। कॉन्सेंट्रेशन मतलब मात्रा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है? मात्रा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पीएच स्केल की, तो पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल का मतलब होता है 0 से 14 तक एक स्केल होता है। 0 से 7 तक एसिडिक शो करेगा, ठीक है, करता है, और 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। 7 से 14 बेसिक शो करता है। 7 से कम होते ही अगर 7 से क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, मतलब 7 से किसकी तरफ आ रहे हैं? 0 की तरफ आ रहे हैं, मतलब वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, मतलब जैसे मैं बात करूँ 0, 1, 2, तो ये क्या होंगे? आपके स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर 7 की तरफ जा रहा है, मतलब 5, 6, तो ये आपका क्या हो जाएगा? वीक एसिड शो करता है। ठीक है, सेम आपके बेसिक में होता है। अगर आपका क्या है 7, 8, 9, तो ये आपका क्या होगा? वीक बेस। और उधर अगर आपका 12, 13, तो ये क्या हो जाएंगे? आपके स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब बात करते हैं कि पीएच क्या होता है। पीएच जो होता है वो पोटेंशियल मीन्स हाइड्रोजन का पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल मतलब क्या? पावर। पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया? पावर। तो पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, और एक होता है पीओएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए, इज अ स्केल यूज टू मेजर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन, जो मैंने अभी आपको बताया है। द P इज द pH स्टैंड्स फॉर पोटेंस। क्या होता है? पोटेंस। इन जर्मन मीनिंग पावर, मतलब इसका जो जर्मन मीनिंग होता है वो क्या होता है? पोटेंस मीन्स पावर। ठीक, हायर द हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, लोअर इज द pH वैल्यू। अगर H+ आयन, ठीक है, क्या हायर द हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, लोअर इज द pH वैल्यू, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? जो हाइड्रोनियम आयन है, ठीक है, तो वो क्या होगा? अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो pH की वैल्यू क्या होगी? लोअर, मतलब एसिडिटी उसमें क्या है? ज़्यादा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, तो 0 to 6 इज़ एसिडिक, 7 इज़ न्यूट्रल, और 8 to 14 इज़ एल्कलाइन और बेसिक। एल्कलाइन भी कब होगा? जब वो वाटर में क्या होगा? डिज़ोल्व। ऐसा बेस जो वाटर में डिज़ोल्व होता है उसको हम क्या कहते हैं? एल्कलीन, एल्कलीज। पीएच पेपर चेंजेस कलर टू इंडिकेट अ स्पेसिफिक पीएच वैल्यू, मतलब जो पीएच का पेपर होता है वो क्या करता है? कलर को चेंज करता है। क्या इंडिकेट करता है? उसकी पीएच की वैल्यू की स्पेसिफिसिटी बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, हमारे सामने एक पिक्चर है। ये आपका क्या है? पीएच स्केल है। क्या है? पीएच स्केल। देखो, मैंने आपको बताया 7 इज़ न्यूट्रल। अगर स्केल में 7 की पोजीशन होती है तो वो क्या होता है? आपका न्यूट्रल रेंज होता है। अगर 0 to 6 है, इट मीन्स एसिडिक होता है, और 8 to 14 है, मतलब बेसिक इन नेचर होगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आप देखो कलर डिफाइन कर रखा है आपको कि 0 से 1, 2, 3, 4 ये डार्क से लाइट की तरफ जा रहे हैं। फिर आपका देखो 7 के बाद से लाइट टू डार्क की तरफ जा रहे हैं, तो एसिड जो है वो रेड, ऑरेंज, पिंक, वाइन इस कलर में देगा, और जो बेस होगा वो आपका ब्लू, ग्रीन, डार्क ब्लू इस तरीके का कलर शो करेगा। और अगर न्यूट्रल है तो वो ग्रीन कलर शो करेगा, लाइट ग्रीन कलर शो करेगा। तो यहाँ पे लेमन जूस का पीएच यहाँ पे क्या बता रखा है? 2.0, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड का होता है। ठीक है, वाइन पीएच जो होगा उसका 4.0 है।
रेन पीएच क्या होगा 5.5, ह्यूमन ब्लड पीएच 7.5, बेकिंग सोडा पीएच 8.5, बेकिंग सोडा, डिटर्जेंट, ब्लीच, ये सब क्या है आपके बेसिक होते हैं, ठीक है। और 7 वाटर का जो रेंज होगा वो क्या होगा 7। देन अब हम देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारे एवरीडे लाइफ में पीएच की क्या इम्पॉर्टेंस होती है या क्या यूजेस होती हैं। तो सबसे पहले दे रखा है अवर बॉडी वर्क्स विद इन दी पीएच ऑफ 7 to 7.8। जो हमारी बॉडी है उसमें जो पीएच लेवल होता है, जैसे अगर हम ब्लड की भी बात करें तो उसका जो पीएच होता है वो 7 to 7.8 के बीच में होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है न्यूट्रल होता है, ठीक। व्हेन पीएच ऑफ रेन इज़ लेस देन 5.6 इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। अगर हम रेन का पीएच देखें तो वहाँ पे क्या होता है लेस देन 5.6 जो कि एसिड रेन होता है। अब स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो हमारा स्टमक होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। तो विच हेल्प्स इन डाइजेशन विदाउट हार्मिंग अवर स्टमक, मतलब जो कि क्या हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है हमारे स्टमक को हार्म किए बिना। इन केस ऑफ इंडाइजेशन अवर स्टमक प्रोड्यूसेस मोर एसिड। अगर हम किसी केस में इंडाइजेस्ट होता है हमारे स्टमक में तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है एसिड प्रोड्यूस्ड होता है। ज़्यादा अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस होने के कारण क्या होगा ये हमें इरिटेशन देगा, पेन देगा। जैसे पेट में अगर हम बोलते हैं कि काफ़ी टाइम तक अगर हम भूखे रह जाएं तो हमारे पेट में क्या होता है एसिडिटी बनना स्टार्ट होती है, मतलब स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे स्टमक में इरिटेशन स्टार्ट हो जाता है तो उसको कम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं एंटासिड्स। क्या यूज़ करते हैं एंटासिड, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, ठीक है, पुदीन हरा हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपके बेसिक्स होते हैं तो जिनको लेने से क्या होता है वहाँ पे मैंने आपको रिएक्शंस में बताया था कि एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनाता है, ठीक है। तो जब हम बेसिक को यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं एंटासिड, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैंने बताया आपको, तो दिस एंटासिड न्यूट्रलाइजेज द एक्सेस ऑफ एसिड। जो हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस होने लगता है उसको क्या करता है वहाँ पे न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे मैंने आपको बताया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज़ अ माइल्ड बेस। ये क्या होता है माइल्ड बेस होता है। अब हम बात करते हैं, देखो क्या बोला मैंने कि टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द माउथ पीएच इज़ लोअर देन 5.5, ठीक है। ये कब होगा डिके का मतलब होता है किसी भी चीज़ का सड़ना। तो हमारे बॉडी में जैसे कि हम क्या करते हैं थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे पीएच लेवल क्या हो जाएगा 5.5 के अगर लोअर हो जाता है तो एसिडिटी बढ़ जाती है और एसिडिटी बढ़ने से हमारे दांत तब क्या होते हैं सड़ना स्टार्ट होते हैं। तो उसके लिए भी क्या होता है कि जैसे हम कोलगेट यूज़ करते हैं, ठीक है, ब्रश करते हैं तो जो कोलगेट होता है वो बेसिक होता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐड में आता है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या या लेमन वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी आप एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं। तो उनका यूज़ हम क्यों करते हैं जब हमारे माउथ में पीएच एसिडिक का पीएच लेवल एसिडिक बढ़ जाता है, एसिडिटी बढ़ जाती है, एसिड बढ़ जाता है तो उसमें क्या होता है कि दांत का सड़ना स्टार्ट होता है। तो जब दांत सड़ना स्टार्ट होता है तो वो कब होगा जब हमारे मुंह का पीएच लेवल क्या होगा 5.5 से कम होगा। टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट विच इज़ दी हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। जो टूथ का इनेबल होता है वो कैसे बनता है कैल्शियम फॉस्फेट से, जो कि हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्या बी स्टिंग लिव्स एंड एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। जब हमें मधुमक्खी काटती हैं तो क्या होता है वहाँ पे रेडनेस आ जाता है या सूजन होती है या बहुत ज़्यादा इरिटेशन होना स्टार्ट होता है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं घर में आप देखोगे कि यूजिंग अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा एंड द एरिया गिव्स रिलीफ। जहाँ पे हमें मधुमक्खी काटती हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं माइल्ड बेस का यूज़ करते हैं, उसमें बेकिंग सोडा लगाते हैं तो वहाँ पे हमें दर्द से रिलीफ मिलता है। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। तो वहाँ पे जो हेयर लाइक नेटल जिससे इंजेक्ट किया जाता है उसमें वो क्या रहता है मेथनोइक एसिड रहता है जिसके कारण वहाँ पे क्या होता है पेन होना स्टार्ट होता है। क्या होता है
पेन होना स्टार्ट होता है। क्लियर? तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ एसिड और सब्सटेंसेस दे रखे थे, जैसे एसिडिक एसिड, जो हमारा विनेगर होता है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? एसिटिक एसिड। सिट्रिक एसिड लेमन और ऑरेंज में प्रेजेंट होता है। टार्टरिक एसिड जो आपका टर्मरिन है, ग्रेप्स हैं, इनमें प्रेजेंट होता है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, ऑल सिट्रस फ्रूट, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उसमें विटामिन सी जो आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो प्रेजेंट होता है। लैक्टिक एसिड जो है आपका मिल्क, योगर्ट, इनमें प्रेजेंट होता है। मैलिक एसिड जो होता है वो आपके एप्पल और पियर्स में प्रेजेंट होता है। फॉर्मिक एसिड जो होता है आंट स्टिंग, जैसे कि जब चींटी काट लेती हैं तो उसमें हमें रेडनेस रहता है, तो चींटी के जो स्टिंग्स होते हैं उसमें फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ एसिड और उसके सब्सटेंसेस हमने देखे हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट आर सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स क्या होते हैं? इट इज़ एन आयनिक कंपाउंड फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, एक आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि किससे बनते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। द सॉल्ट इज़ एन आयनिक कंपाउंड दैट फॉर्म्स फ्रॉम अ पॉजिटिव आयन फ्रॉम अ बेसिक एंड अ नेगेटिव आयन फ्रॉम अ एसिड। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया HCl और NaOH। एसिड और बेस का जब हम रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्ट करते हैं आपस में, तो ये हमें क्या देते हैं? सॉल्ट और वाटर देते हैं। तो Na क्या हो गया आपका? पॉजिटिव, और क्लोरीन क्या हो गया? नेगेटिव। तो जो नेगेटिव है वो आपका किससे आया है? एसिड से आया, और जो पॉजिटिव है वो किससे आया? आपके बेस से आया। ठीक है, तो सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड होता है। आयोनिक का मतलब आपको पता है आयन दो टाइप में होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है। कोई भी एलिमेंट या कोई भी कंपाउंड, जैसे कि मैंने NaCl ले लिया आपको एग्जांपल में, तो Na जो हो गया उसका +1 वैलेंसी होती है और क्लोरीन जो है -1 वैलेंसी होती है। तो इस तरह से ये दोनों मिलकर एक सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, तो सॉल्ट जो है हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू मिलता है। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सी? एसिड रिएक्ट विथ बेस, इट गिव्स अ सॉल्ट एंड वाटर, और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आपको पता चला कि एसिड हमें कहाँ से मिला? एसिड हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से मिला। ठीक है, क्लियर? तो ये आपका सॉल्ट आपको पता है कि क्या है। अब सॉल्ट को हम किस तरीके से एनालाइज करेंगे वो हम देखेंगे अभी। तो इन लेबोरेटरी वी परफॉर्म अ सॉल्ट एनालिसिस। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या है यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? ठीक है, NaOH, जिसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। तो इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड, तो इट डिकम्पोज टू फॉर्म NaOH। ये डिकम्पोज होके क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोल रहे हैं हम कि जब हमारे पास क्या है? सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है। क्या है? एक्वस सॉल्यूशन है, और ये क्या करेगा? जब हम इसमें क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे, तो ये क्या करेगा? डिकम्पोज होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें देगा। और ये जो प्रोसेस होगी इसे हम क्या कह रहे हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। तो इसको याद रखना। अब मैंने आपको बताया कि डीकम्पोज होता है। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, कि जब हम उसमें पर्टिकुलर कोई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तब जाके वो हमें प्रोडक्ट देता है। तो यहाँ पे हमने उसको क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी पास करी, किस में? NaCl में। ठीक है, NaCl जो है हमारा एक्वस सॉल्यूशन हो गया, तो NaCl और वाटर में जब रिएक्ट किया और फिर उसमें हमने क्या करा? इलेक्ट्रिसिटी को पास किया। तो इलेक्ट्रिसिटी को जब हम पास करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को जब हम पास करते हैं, तो वहाँ पे क्या बना? वो NaOH। ठीक है, तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, वो क्या होगा? किससे बनेगा? डिकम्पोज होकर बनेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि कास्टिक सोडा, जैसे NaOH को हम कास्टिक सोडा भी बोल रहे हैं, तो कास्टिक सोडा का प्रिपरेशन देखते हैं कैसे बना। अभी मैंने आपको बताया है कि NaOH मतलब Na मतलब सोडियम और OH मतलब हाइड्रोक्साइड। जो कास्टिक सोडा हम प्रिपेयर करते हैं किससे? NaCl से। Na का मतलब सोडियम और Cl मतलब क्लोरीन। तो NaCl मीन्स सॉल्ट, जो कि एक्वस सॉल्यूशन में होता है। इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं।
इसके लिए इनका एक स्पेशल इलेक्ट्रोलिसिस सिस्टम होता है। क्या होता है? एक स्पेशल इलेक्ट्रोलिसिस सिस्टम होता है। एक बीकर होता है जिसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोड जो कैथोड हुआ और एनोड भी होता है। कैथोड जो है पॉजिटिव चार्ज का होता है और एनोड जो है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? NaCl डिकम्पोज होता है। कहाँ पे? किसके फॉर्म में? NaOH बन जाएगा डिकम्पोज होकर। तो जो NaCl है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बना रहा है? 2NaOH और H2 और Cl2 गैस जो है वो आपका इवोपरेट हो रहा है उसमें से। NaOH जो है वो कैथोड के पास में क्या होगा? यानी हाइड्रोजन के नीचे डिकम्पोजिट मतलब इकट्ठा होता जाएगा, तो वहाँ पे हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? तो ये आपका क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन कि हम किस तरीके से इसको प्रिपेयर करते हैं। Next is bleaching powder. It is formed by the action of chlorine gas on dry slag lime. ड्राई स्लैग लाइम क्या हो गया आपका? CaOH। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग लाइम। किसके ऊपर? क्लोरीन गैस को हम क्या करते हैं? एक्ट करवाते हैं किसके ऊपर? ड्राई स्लैग लाइम पर। तो वहाँ पे वो हमें क्या देगा? ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। ठीक है, तो यहाँ पे स्लेग लाइम जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। जो स्लेग लाइम है उसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेग लाइम को हम क्या बोल रहे हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जो स्लेग लाइम पर जब हम क्लोरीन गैस को क्या करते हैं? पास करवाते हैं, तो वहाँ हमें क्या मिलेगा? ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। क्या मिलता है? ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या है? जनरली ब्लीचिंग पाउडर जो है वो वाइटनिंग के काम आता है। ठीक है, जो कि जैसे मैं बताऊं आपको कि ब्लीचिंग कॉटन ऑफ लिनेन इन इंडस्ट्रीज़, जैसे फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनेन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ होगा, ठीक है, उसमें कॉटन के क्लोथ्स और लीलन के क्लोथ्स को ब्लीच करने में काम में आता है। ठीक है, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज़, पेपर फैक्ट्रीज़ में वुड के पल्प को ब्लीच करने में काम आता है, क्योंकि हमें पता है कि जो पेपर होते हैं वो वुड के पल्प से बनता है। ठीक, फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री, लॉन्ड्री में कपड़ों को वॉश करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का भी यूज़ किया जाता है। अनऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज़, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? जो ब्लीचिंग पाउडर है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में काम करता है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हम बात कर रहे हैं, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज़, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका यूज़ किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जैसे जो खुद को रिड्यूस करता है और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है। क्या करता है? खुद को रिड्यूस करके सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, जैसे मैंने आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में बताया था। देन है आपका क्या? फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट जर्म फ्री, मतलब डिसइंफेक्टिंग मतलब साफ़ करना। तो हम क्या करते हैं? जो जर्म फ्री वाटर को प्यूरीफाई करने के लिए, वाटर को क्या करते हैं? जर्म फ्री बनाने के लिए क्या करते हैं? उसको डिसइंफेक्टिंग करवाते हैं, उसमें भी यूज़ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। जैसे कि मैं बात करूँ कि जो टैप वाटर होता है वो बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती है उसके अंदर, तो उसको क्या करते हैं? हम ब्लीचिंग पाउडर के थ्रू साफ़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ बेकिंग सोडा। अब देखते हैं कि बेकिंग सोडा क्या होता है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड, इसको प्रोड्यूस करने के लिए क्या करते हैं? हम सोडियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर जो है आपका क्या बनाता है? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं? NaCl लेते हैं, NaCl को वाटर में डिज़ोल्व करवाते हैं, फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया मिक्स करते हैं, जिसमें क्या हमें वो क्या देता है? अमोनियम क्लोराइड देता है, NH4Cl देता है, और हमारे पास एक डिज़ायर्ड कंपाउंड हमें बेकिंग पाउडर के फॉर्म में मिलता है, जो कि NaHCO3 होता है। ठीक है, तो इसके यूजेस क्या होती हैं? मतलब ये जो है इनके यूजेस भी देखते हैं। उसके पहले हम देखते हैं कि इसका जो केमिकल नाम होता है कंपाउंड का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा का। इसका यूज़ किस लिए करते हैं? इट इज़ यूज्ड इन सोडा
एसिड फायर एक्सटिंग्विशर किस में यूज़ करते हैं हम, जो फायर सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, यूज्ड इन सोडा। इज़ ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड, ये एंटासिड का इंग्रेडिएंट होता है। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर, तो अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा अलॉन्ग विथ अ माइल्ड एडिबल एसिड, किसके साथ, टार्ट्रिक एसिड के साथ आप बेकिंग सोडा का मिक्सचर बनाएंगे। व्हेन बेकिंग पाउडर इज़ हीटेड और आ मिक्सड विथ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस्ड, जब आप बेकिंग पाउडर को हीट करोगे या वाटर के साथ मिक्स्ड करोगे तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, विच कॉज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग दैम सॉफ्ट एंड स्पंजी, और इसी वजह से जो केक और ब्रेड है वो स्पंजी बनता है। क्यों बनता है, जब आप उसमें बेकिंग पाउडर यूज़ करते हो, उसको हीट करते हो या वाटर के साथ ऐड करते हो तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा तो आपका ब्रेड और केक क्या होगा, फ्लपी होगा, स्पॉन्जी होगा और सॉफ्ट होगा। देन NaHCO3 इज़ अ माइल्ड नॉन कोरेसिव बेस होता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो NaHCO3 है, जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो किस में बनेगा, सोडियम कार्बोनेट में बनेगा। हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, सॉल्ट। कैसे मिलेगा, जब हम जैसे मैंने अभी बताया कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो माइल्ड नॉन कोरेसिव बेस होता है। जब इसको हीट किया जाता है ड्यूरिंग दी कुकिंग तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो ये क्या करता है, केक या फिर जो ब्रेड बनता है उसको क्या करते हैं, स्पंजी बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा क्या होता है, NaCO3 10H2O। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, इसका केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। जब आप सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइजेशन करते हो तो वहाँ पे आपका क्या मिलता है, वॉशिंग सोडा। इट इज़ अ बेसिक सॉल्ट, जो कि बेसिक सॉल्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है उसको उबाल कर इस पॉइंट पर लेकर आए कि नीचे उसके एक वाइट पाउडरी फॉर्म में बनता है, और वो जो वाइट पाउडरी फॉर्म होता है वही आपका क्या होता है, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो ये जो सोडियम कार्बोनेट हमें मिल रहा है, ठीक है, वो क्या होता है, उसका आप केमिकल क्या नाम दोगे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, क्योंकि 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O होता है। इसके ये जो होता है आपका बेसिक सॉल्ट होता है। इसके यूजेस हम देखते हैं, यूज्ड इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज़। इसका यूज्ड ग्लास सोप और पेपर इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एस बोरेक्स, इसको बोरेक्स बनाने में भी यूज़ किया जाता है। यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, आप इसको घरेलू उपयोग के लिए, मतलब घरेलू उपयोग में साफ़ सफाई के लिए यूज़ में ले सकते हैं। यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, जो वाटर का हार्डनेस होता है उसको परमानेंटली रिमूव करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके हो गए वॉशिंग सोडा। ठीक, अब हम नेक्स्ट जाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑन हीटिंग गिप्सम एट 373 केल्विन इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या बताया जा रहा है कि जब हम गिप्सम जो है उसको क्या कर रहे हैं, 373 केल्विन पे उसको हीट कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करेगा, लूज़ करेगा, और क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाएगा, CaSO4 1/2 H2O। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस और POP। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ऑन मिक्सिंग अगेन विथ वाटर, अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP को अगेन वाटर में क्या करें, मिक्स करें, तो ये POP से कन्वर्ट होके फिर से क्या बन जाएगा, गिप्सम। क्या बन जाएगा, गिप्सम। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उस
आपको समझ में आया क्या होता है कि जब हम इसको गिप्सम को 373 केल्विन में हीट करते हैं तो जो इसका वाटर मॉलिक्यूल्स होता है वो क्या होता है, लूज़ करता है, और लूज़ करके क्या बनाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कह रहे हैं। ठीक है, जब इसमें हम वाटर को फिर से ऐड करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस में, पीओपी में, तो ये रिटर्न गिप्सम में चेंज हो जाता है। ठीक है, गिप्सम इज़ यूज टू मेक सीमेंट, जो गिप्सम है वो सीमेंट बनाने में भी यूज़ होता है। तो आप इसके यूजेस भी देखते हैं। ठीक है, फॉर मेकिंग टॉयज़ मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन, ये टॉयज़ और डेकोरेशन के मटेरियल में यूज़ होता है। ठीक है, फॉर मेकिंग सरफेसेस स्मूथ, जैसे हम घर पे पीओपी करवाते हैं, हमारे जो वॉल्स होते हैं उसके सरफेस को स्मूथ करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब फॉर प्लास्टिंग बोन्स, डॉक्टर के द्वारा जो हमारा होता है क्या, जैसे फ्रैक्चर होता है तो वहाँ पे जो प्लास्टर चढ़ता है वो किसका चढ़ता है, आपके पीओपी का चढ़ता है। किसके चढ़ता है, पीओपी का चढ़ता है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, डॉक्टर यूज़ फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन इन दी राइट पोजीशन। ठीक है, जो फ्रैक्चर होता है, ठीक है, उनको राइट पोजीशन में, बोन्स को राइट पोजीशन में लाने के लिए डॉक्टर क्या करता है, इसमें एक प्लास्टर चढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, सेकंड चैप्टर ख़त्म होता है। और आपको इसको अच्छे से लर्न करना है। आप जितने अच्छे से इसको लर्न करोगे आपके लिए और इजी होता जाएगा। साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाते जाइएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।